नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनावों की घोषणा कर दी। ये 5 राज्य वो हैं जहां पे अगर लोकसभा की सीट देखें तो कुल 116 सीट आती हैं लोकसभा की। तो उस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। करीब करीब 1/5 मतलब 20% से ज़्यादा सीटें यहाँ लोकसभा की आती हैं। और बीजेपी की दृष्टि से अगर देखें तो इस लोकसभा में 18 सीट बीजेपी की वेस्ट बंगाल में है और 9 सीट असम में है। तो 27 सीट बीजेपी की इस 116 में बीजेपी के पास है। बाकी साउथ की किसी भी सीट में, जिसको लेके बड़ा होल्ला अभी 2 दिन पहले मचा था, जिसमें बीजेपी ने बताया था कि भाई राहुल गांधी देश को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, लेकिन साउथ में पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरल, इन तीनों जगहों को कुल सब जगह मिला के बीजेपी की कुल लोकसभा की तो कोई सीट नहीं है, विधानसभा में भी कुल 1 सीट है। विधानसभा में, जी आपने ठीक सुना, विधानसभा में कुल 1 सीट है। अब मैं जरा इसका सिलसिलेवार जल्दी से बता दूं। पौंडीचेरी, तमिलनाडु और केरल में सिंगल फेज है। एक फेज में तीनों जगह चुनाव हो जाएंगे और वो 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। पौंडीचेरी में 30 सीट के लिए, तमिलनाडु में 234 सीट के लिए और केरल में 140 सीट के लिए। आज की तारीख में स्थिति यह है कि पौंडीचेरी में जो पिछला चुनाव हुआ था, मैं उसका थोड़ा आपको आंकड़ा दे दूं। पिछले चुनाव में 30 सीटों में कांग्रेस 15 सीट जीती थी, उसकी सहयोगी पार्टी डीएमके 2 सीट जीती थी और जो एआईडीएमके थी वो 4 सीट जीती थी। बीजेपी 30 सीट पे लड़ी थी लेकिन जीती 0 थी। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो बोलते हैं, जो वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी थी, वो 8 सीट पे जीती थी। अब पौंडीचेरी में भी आपने सुना होगा ना कि बहुत से बीजेपी ने कैसे तोड़ा और कैसे लोग बीजेपी में भाग रहे हैं इत्यादि इत्यादि। वहां पे कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 30.6% वोट मिले थे। वहां का जो लोकसभा चुनाव अभी 2019 में हुआ, वहां 1 सीट ही है, उस पर कांग्रेस का कैंडिडेट जीता था और उसको 56.27% मिले थे। तो अभी लोग, क्योंकि बीजेपी ने वहाँ कांग्रेस पे ठीक से तोड़फोड़ की है, अब उसका क्या असर होगा जरा मैं जब इसके डिटेल पे आऊँगा। मैं तो ये आपको एक जनरल फिगर बताता चल रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इस बार कुछ मेजर इसलिए चेंज होने की उम्मीद लग रही है कि वहाँ कुल 234 सीट हैं और वहाँ लोकसभा की 39 सीट हैं। पिछले चुनाव में 2016 में एआईडीएमके जो एनडीए का पार्ट है उसका कुल 136 सीट पे जीती थी। अभी लेकिन वो 124 सीट रह गई है। डीएमके 89 सीट पे जीती थी, लेकिन अब वो इस समय आउटगोइंग उसमें 97 सीट्स हो गए। कुछ लोग छोड़ के इधर आ गए, वो आ गए, इसीलिए वो मैं दोनों फिगर्स देता चल रहा हूं। कांग्रेस 8 सीट पे जीती थी 2016 में, लेकिन अभी जब विधानसभा मतलब खत्म हो रही है तो उसके 7 एमएलएस थे। इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग जो थी वो 1 ही सीट थी, एआईएम के 1 और वेकेंट 4। बीजेपी 5 सीटों पे लड़ी थी तमिलनाडु में और 5 सीटें हार गई थी। लोकसभा में, माफ कीजिएगा, विधानसभा नहीं, लोकसभा में बीजेपी की स्थिति थी। विधानसभा में तो उसकी कोई मतलब उसका कोई सदस्य नहीं था। मैं थोड़ा वोट की दृष्टि से भी आपको बता दूं, वहां पे विधानसभा चुनाव में एआईडीएमके को जो कुल प्रतिशत वोट मिले थे वो 40.88% थे और उसकी जो मुख्य विपक्षी पार्टी डीएमके थी उसको 31.39% वोट मिले थे। लेकिन अभी जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ है तो वहां बिल्कुल चीजें, जैसे इसको कहते हैं ना, उलट गई थी। उलट ये गई थी कि वहां जो यूपीए है, जिसमें कांग्रेस और डीएमके दोनों हैं, उसको उस 39 सीट में 38 सीट मिली थी। मतलब जब मोदी जी की हवा बही थी पूरे देश में और बीजेपी ने अनप्रेसिडेंट 303 सीटें की थी, डीएमके ने बहुत अच्छा, एनडीए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, उस समय तमिलनाडु में यूपीए को 38 सीट मिली थी और जो टोटल वोट का परसेंटेज था वो जैसा मैंने आपको बताया कि एआईडीएमके को विधानसभा 2016 में 40.88% वोट मिला था, वो 2019 के लोकसभा चुनाव में घट के 18.48 हो गया था। डीएमके को विधानसभा चुनाव में 31.39% मिला था और वो लोकसभा में भी कायम रहा 32.76%। कांग्रेस ने जरूर विधानसभा में उसको 6.47% मिला था, जो लोकसभा में उसको 12.76% हुआ था। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इस उसमें थोड़ा
गेन किया था। बाकी जो लोकसभा चुनाव में थे बाकी सबकी स्थिति वैसी रही थी। जल्दी से मैं असम के बारे में बता के फिर मैं डिटेल में वेस्ट बंगाल और मुद्दे की बात करूंगा। असम में 126 सीटें हैं, लोकसभा की 14 सीटें हैं। ये वो इलेक्शन था, अगर आपको याद हो, कांग्रेस के हेमंत बिस्वा जी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए थे और एक तरफा वोट हुआ था। तो इस इलेक्शन में 2016 में असम में एनडीए को कुल सीटें मिली थी 86, उसमें से बीजेपी को 60, असम गण परिषद को 14 और बोडो पीपुल्स फ्रंट को 12। तो वैसे तो 126 में आप एनडीए की क्लियर मेजॉरिटी थी, बीजेपी को केवल 60 सीटें मिली थी। और इसको इस रेफरेंस से भी समझ लीजिए कि बीजेपी को उस असेंबली में 29.5% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 30.9% वोट मिले थे। लेकिन हुआ क्या था कि एनडीए को जो टोटल वोट मिले थे 2016 में, वो वोट परसेंटेज 41.9 था। मतलब बीजेपी को 29.5, एनडीए को 41.5। लेकिन जब लोकसभा के इलेक्शन हुए तो उस समय बीजेपी की सीटें आई 9 और उसका वोट परसेंटेज 36.05% हो गया। और ये एनडीए का वोट परसेंटेज है जब आप अगर देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आसाम गण परिषद और जो बोडो पीपुल्स फ्रंट है, इन्होंने अपना कुछ जनाधार खोया, इनको कोई सीट नहीं मिली थी। कांग्रेस को ग्राउंड पे तो 3 ही सीट मिली, लेकिन वोट परसेंटेज जो यूपीए का था वो 31% से बढ़ के 35.44% हो गया। मतलब करीब करीब आसपास, लेकिन सीट मिली थी सिर्फ 3। अब हम लोग आ जा रहे हैं वेस्ट बंगाल में, क्योंकि इस समय ऐसा हो गया है कि पूरा देश की सबसे ज्यादा नजर वेस्ट बंगाल में। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, असम में 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। वोट पड़ेंगे 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को। अब वेस्ट बंगाल में अनप्रेसिडेंट, मतलब ये सब मैं पहले नहीं सुना था, देखा था। वेस्ट बंगाल में कुल 294 सीट हैं। 294 सीट में 8 फेज में इलेक्शन हो रहा है। 8 फेज, आपने ठीक सुना। और 8 फेज में वो इलेक्शन जब कर रहे हैं तो मैं वो बता दूं आपको डेट, 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल। पूरे देश के चुनावों की गिनती 2 मई को होगी। तो एक तरह से 2 मई का ही दिन डी डे होगा, डिसाइडिंग डे होगा। उस दिन सबके भाग्य का फैसला होगा। लेकिन जरा वेस्ट बंगाल की स्थिति समझ लीजिए। 294 में 2016 में जब इलेक्शन हुआ तो उस समय की स्थिति बताऊंगा, और अभी जब क्या स्थिति है वो दोनों मैं आपको बताता चल रहा हूं, जिससे आपको आसानी रहे। 2016 में 211 सीट आउट ऑफ 294, मतलब आपको मेजॉरिटी के लिए वैसे तो 148 सीट चाहिए, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली ने 211 सीट जीती थी। अभी उनकी 209 सीट रह गई हैं आउटगोइंग, उसमें 2 लोग उनके छोड़ के गए हैं। इसमें अजीब सी स्थिति ये थी, नंबर 2 पे वहां कांग्रेस थी, 44 सीट जीती थी 2016 में। आज की तारीख में जब विधानसभा भंग हो रही है तो 23 मेंबर रह गए थे। 21 मेंबर इनके मतलब डेथ हो गई या छोड़ के इनको चले गए। सीपीएम 26 सीट जीती थी, आज 19 रह गए हैं। आरएसपी 3 सीट जीती थी, 2 रह गए हैं। लेकिन एक इसमें बहुत उल्लेखनीय जो काम हुआ है और जिसके लिए प्रशंसा करनी चाहिए अमित शाह साहब की, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं वहां पे। 3 सीट जीते थे, लेकिन आज 27 सीट से अपनी इनिंग्स बंद कर रहे हैं वेस्ट बंगाल विधानसभा की। 3 सीट जीते थे, लेकिन अब उनकी वो देख के कार्यकुशलता के द्वारा वो 27 सीट पे आ गए हैं। और ऐसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक 2 का 2 और वेकेंट इस समय 10 सीट हैं। ये वहां की स्थिति है। मैं वोट परसेंटेज आपके साथ इसलिए बता दूं, अच्छा वहां 42 सीट हैं कुल लोकसभा की। लोकसभा की जो 42 सीट हैं उसमें 22 सीट तृणमूल कांग्रेस, 18 सीट बीजेपी और 2 सीट कांग्रेस के पास हैं। वोट परसेंटेज भी जरा समझ लीजिए तो आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तृणमूल कांग्रेस जो 2016 में 44.91% उसको वोट मिले थे, लेकिन 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 43.69%, करीब करीब 1% कम वोट। लेकिन लोकसभा में मोदी जी का चेहरा था, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर के लिए लोग वोट दे रहे थे। तो मैं इसको ये मानता हूं कि मतलब बहुत बुरी स्थिति नहीं थी। 42 में से
आधे से ज्यादा सीट 22 सीट पे अगर ममता बनर्जी जीत रही हैं तो ये दिखा रहा था कहीं ना कहीं कि ममता बनर्जी की वो संगठनात्मक क्षमता और अच्छे कैंडिडेट देने की क्षमता उनके पास है। कांग्रेस जो थी वो 12.25% वोट उसको 2016 में मिले थे, जो गिर के 5.67 हो गया था। कांग्रेस को कहीं ना कहीं विचार करना होगा। सीपीएम 2016 में 19.75%, लोकसभा में उसको कोई सीट नहीं मिली, गिर के 6.34%। तो इस समय लेफ्ट पार्टीज को और कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है कि इनके वोट्स कहां भाग रहे हैं। बीजेपी को 2016 के विधानसभा इलेक्शन में 10.16% वोट मिले थे, जो बढ़ के 2019 के लोकसभा इलेक्शन में जहां उसको 18 सीट मिली वो 40.64% थे। पहली चीज 4 गुने का फायदा हुआ, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से आगे नहीं निकल पाई। तृणमूल कांग्रेस को 1% की गिरावट जरूर हुई, लेकिन ये जो बीजेपी को वोट जो मिल रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि वो सीपीएम और मतलब लेफ्ट फ्रंट के और कांग्रेस के जो वोट टूटे हैं वो आके इनके साथ जुड़े हैं। इस तरह से मैं प्राइमा फेसी बात कर रहा हूं। जो एक बहुत ताज्जुब वाली बात है, और वो ताज्जुब वाली बात यह है कि जरा आप इसको इस नजर से भी देखिए। लोगों को कहने में बहुत बुरा लगता है, जैसे जनरली ये माना जाता है कि साउथ की स्टेट जो है वो ज्यादा डिसिप्लिन होती हैं। अब इसी बात को राहुल गांधी ने कह दिया था तो इस पर बड़ी हायतोबा मच गई थी। लेकिन ये किस बात का द्योतक है? कुल 3 स्टेट हैं साउथ की। केरल 140 सीट, तमिलनाडु 234 सीट और पांडिचेरी 30 सीट, कुल मिला के 404 सीट पे, और प्लस 2 वहां बाई इलेक्शंस हो रहे हैं लोकसभा के, एक तमिलनाडु में और एक केरल में। आप 404 सीट प्लस 2 लोकसभा की सीट एक दिन में इलेक्शन करा रहे हैं। 6 अप्रैल एक दिन में इलेक्शन करा रहे हैं, इसमें तो कहीं कोई वो नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम 6 अप्रैल को पांडिचेरी में इसलिए इलेक्शन करा रहे हैं क्योंकि वहां के नेताओं का यह कहना था कि जो गड़बड़ी करने वाले एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि तमिलनाडु बड़ी स्टेट है, वहां से वो लोग इधर शिफ्ट हो सकते हैं, इसलिए वो भी 6 अप्रैल को अपने चुनाव में व्यस्त रहे। ये 6 अप्रैल को इसी दिन हम एक ही दिन सारे चुनाव करा रहे हैं। तो इसका मतलब ये समझ उनको है कि गड़बड़ी करने वाले, अगर आप अब यही अगर बात लागू आप करिए वेस्ट बंगाल में, आप 8 फेज में इलेक्शन कर रहे हैं, तो गड़बड़ी करने वाले, अगर आपके पास एक क्रैक टीम है जो गड़बड़ी करने में माहिर है, तो उसको आप 8 बार चांस दे रहे हैं ना गड़बड़ी करने का। हम बात कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से। और अगर आप 404 सीट का एक साथ इलेक्शन करा सकते हैं, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे पास पैरामिलिट्री फोर्सेस या मेरे पास उस तरह की व्यवस्था नहीं कि मैं सबकी एक साथ कराऊंगा। क्यों नहीं करा सकते हैं? जब 404 सीट का करा सकते हैं तो 294 तो गिनती में उससे कम है। 404 सीट आप केरल से लेके मतलब तमिलनाडु के कितने लंबे इलाके में करा रहे हैं। अगर आपको वेस्ट बंगाल में कराना होता तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा फेयर नहीं है, क्योंकि अभी जैसा देखा जा रहा है कि इलेक्शन जब आ गया है उस समय ईडी और सीबीआई और ये सब की का झड़ी लग गई है वहां पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन कितना निष्पक्ष है। ये इसका द्योतक है। ये इसका भी द्योतक है कि ये जो 8 फेज के इलेक्शन होंगे, इस पे जो भी पार्टीज हैं, मतलब जो पार्टी जो सेंटर में है, जिसके पास ज़्यादा कंट्रोल होगा पैरामिलिट्री फोर्सेस का, वो ममता दीदी को कैसे डिसलॉज किया जाए, इसकी तरह इस रणनीति में पूरी तरह से लगेंगी। अब ये तो इलेक्शन के समय ही पता लगेगा कि रिजल्ट क्या हुआ। मैं इन 5 स्टेट का स्टेट वाइज आगे आने वाले दिनों में थर्ड आई में अलग से एक एक स्टेट का विश्लेषण करूंगा सीट की दृष्टि से। जल्दी से मैं एक काम और आपको कर दूं, क्योंकि मेरे लिए एक आम आदमी के लिए मूल रूप से 2 चीजें हैं। आप मुद्दा क्या होता है, क्योंकि मुद्दा तो वहां पे वही बंगाल में कुछ बताया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम का दबे पांव सीए एनआरसी को लाया जा रहा है, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन मेरे लिए मुद्दा किसान होना चाहिए, मेरे लिए मुद्दा महंगाई होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, पेट्रोल के बढ़े हुए प्राइसेस होने चाहिए, गैस के बढ़े हुए प्राइसेस होने चाहिए। इलेक्शन इन इश्यूज पे लड़ना चाहिए, और जो स्टेट गवर्नमेंट ने अगर कुछ अच्छा बुरा किया तो स्टेट गवर्नमेंट के इश्यूज भी होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें।
आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।